हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने JNCU जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के कुछ लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। हम लोग उसका उत्तर दे रहे थे। तो उसी कड़ी में आज तीसरा भाग थर्ड, जिसमें कि हमने फर्स्ट भाग में केवल क्वेश्चंस दिए थे 15 इम्पॉर्टेंट, यानी 15 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरी के दिए थे। दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए हुए हैं और ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें छठे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। यानी नेहरू रिपोर्ट में के अंतर्गत यानी क्या चीज़ें जो थी वो सिफारिश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जिसे 1928 में दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश जो है वो क्या क्या है, तो वो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है, लघुत्तरी प्रश्न के लिए है। तो हम प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे, यानी उत्तर संख्या 6। उत्तर संख्या हमारी जो उत्तर संख्या रहेगी वो 6 रहेगी, 6 नंबर। और इसमें हम हेडिंग देंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 है उसकी सिफारिशें, यानी कुछ की प्रमुख सिफारिशें। तो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, तो हम लिखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें जो है वो निम्नलिखित है। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे कि पहला क्या कहते हैं कि पहला नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश में फर्स्ट नंबर में लिखेंगे कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही स्वराज्य दिया जाए जैसा अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है। यानी जैसा अन्य उपनिवेशों को राज्य मिला हुआ है, तो भारत को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर वैसा ही स्वराज्य दिया जाए, तथा गवर्नर जनरल केवल एक वैधानिक प्रमुख मात्र हो। तो ये पहला सिफारिश किया था नेहरू रिपोर्ट में। दूसरा था कि रिपोर्ट में जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति है, तो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को अस्वीकार करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया और वहाँ पे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई। तीसरा है कि सिंध को बम्बई से अलग करके एक नए प्रांत के निर्माण की सिफारिश की गई। सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए और एक नए प्रांत निर्माण की जाए, इसकी सिफारिश की गई थी। प्रांतों और केंद्र के बीच संघीय आधार पर शक्तियों का बंटवारा हो, और चाहते थे ये प्रांत और केंद्र दोनों के बीच संघीय आधार पर उनका बंटवारा किया जाए। भारत सरकार की कानूनी शक्तियाँ संसद के पास रहेंगी। संसद का निर्माण सम्राट, सीनेट और प्रदेशसभा से मिलकर हो। तो ये सारी चीज़ें थी प्रमुख सिफारिशों में। तो हम लिखते चलें। भारत को पहला लिखेंगे कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही स्वराज्य दिया जाए जैसा अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है।
जैसा अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है। अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है तथा गवर्नर जनरल केवल एक वैधानिक प्रमुख मात्र हो। एक प्रमुख मात्र हो। दूसरा है कि रिपोर्ट में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को अस्वीकार करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई। उसके बाद तीसरा है हमारा कि सिंध को बंबई से अलग कर एक नए प्रांत के निर्माण की सिफारिश की गई। एक नए प्रांत के निर्माण की सिफारिश की गई। उसके बाद है कि प्रांतों तथा केंद्र के बीच संघीय आधार पर शक्तियों का बंटवारा हो। उसके बाद भारत सरकार की कानूनी शक्तियां भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहेंगी। भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहेंगी। संसद का निर्माण सम्राट, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा से मिलकर हो
पांचवा लिखेंगे रिपोर्ट में जनता के मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में जनता के मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई, जिसमें स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार, सम्मिलित थे। शिक्षा के अधिकार सम्मिलित थे। तो ये हो गया आपके छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब हम 7वें नंबर पे चलेंगे, जिसमें 7वां क्वेश्चन बताया गया था कि नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मीन्स नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, अथवा नागरिकता से आप क्या समझते हैं, नागरिकता से तात्पर्य क्या है। तो नागरिकता का मतलब है, तो नागरिकता कहने का संदर्भ ये होता है कि नागरिकता हम कहते हैं किसे हैं, तो राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। यानी राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। बिना नागरिकों के राज्य न तो व्यवस्था को बना सकता है और न ही व्यवस्था को संचालित कर सकता है। इसलिए राज्य और राज्य की व्यवस्था के लिए मूल रूप से अति आवश्यक है। यानी राज्य जो है और राज्य की व्यवस्था के लिए मूल रूप से अति आवश्यक है कि नागरिकों का एक जन समूह हो, और बिना नागरिकों के राज्य की व्यवस्था के रूप में अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती है। अर्थात व्यवस्था की आवश्यकता नागरिकों के कारण ही है, जिसकी अनदेखी न तो राज्य कर सकता है और न ही नागरिक ही कर सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य का अपना नागरिक होता है, लेकिन सत्य है कि नागरिक दो राज्यों या कई राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी राज्य या राज्य से संबंधित कोई भी व्यवस्था बिना नागरिकों के समाप्त नहीं होती है। यही कहने का मतलब है नागरिकता, यानी इसी को कहते हैं नागरिकता। अगर नागरिकता हो तो जैसे एक ही नागरिक जो है दो राज्यों से निवास ना हो, कहने का मतलब कि एक नागरिक जो है दो राज्यों या कई राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी नागरिक जो होगा वो एक राज्य का ही रहने वाला होगा, जहाँ पे उसका जन्म होगा या जहाँ पे वह रहता होगा। तो राज्य या राज्य से संबंधित कोई भी व्यवस्था जो होती है वो बिना नागरिकों के समाप्त नहीं होती है। तो नागरिकता कहने का मतलब यही है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि नागरिकता का अर्थ राज्य के संदर्भ में यह है कि राज्य के संदर्भ में यह है कि राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। बिना नागरिकों के राज्य न तो व्यवस्था को बना सकता है, बिना नागरिकों के राज्य न तो व्यवस्था को बना सकता है,
और ना ही व्यवस्था को संचालित कर सकता है, और ना ही व्यवस्था को संचालित कर सकता है। और ना ही व्यवस्था को संचालित कर सकता है। इसलिए राज्य और राज्य की व्यवस्था के लिए इसलिए राज्य और राज्य की व्यवस्था के लिए इसलिए राज्य और राज्य की व्यवस्था के लिए मूल रूप से अति आवश्यक है कि नागरिकों का जन समूह हो। मूल रूप से अति आवश्यक है कि नागरिकों का जन समूह हो। नागरिकों का जन समूह हो। नागरिकों का जन समूह हो। बिना नागरिक के राज्य की व्यवस्था के रूप में बिना नागरिक के राज्य की व्यवस्था के रूप में अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती है। अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती है। अर्थात व्यवस्था की आवश्यकता नागरिकों के कारण ही है। अर्थात व्यवस्था की आवश्यकता नागरिकों के कारण ही है, जिसकी अनदेखी न तो राज्य कर सकता है और ना ही नागरिक कर सकते हैं। जिसकी अनदेखी न तो राज्य ही कर सकता है और ना ही नागरिक ही कर सकते हैं। नागरिक ही कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना नागरिक होता है। प्रत्येक राज्य का अपना नागरिक होता है। तो प्रत्येक राज्य का अपना नागरिक होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक नागरिक दो राज्यों या कई राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। कई राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। चलिए, ये हो गया आपका नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ हमने बताया कि नागरिकता राज्य के संदर्भ में यह होता है कि राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति नागरिक होता है।
बिना नागरिकों के राज्य न तो व्यवस्था को बना सकता है और न ही व्यवस्था को संचालित कर सकता है। इसलिए राज्य और राज्य की व्यवस्था के लिए मूल रूप से अति आवश्यक है कि नागरिकों का एक जनसमूह हो। बिना नागरिक के राज्य की व्यवस्था के रूप में अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती। अर्थात व्यवस्था की आवश्यकता नागरिकों के कारण ही है, जिसकी अनदेखी न तो राज्य कर सकते हैं और न ही नागरिक कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना नागरिक होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक नागरिक दो राज्यों में या कई राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं नागरिकता। अब हम पढ़ेंगे आदर्श नागरिक के गुण। आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या हैं, तो वो हम अगले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे कि आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं। तो हेडिंग देंगे हम आदर्श नागरिक के गुण। आदर्श नागरिक के गुण। आदर्श नागरिक के गुण हेडिंग दे दिए हमने कि हमारा आदर्श नागरिक का गुण। इसके उत्तर में हम लिखेंगे एक आदर्श नागरिक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए भाई? पहला, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा, चरित्र उच्च होना चाहिए। तीसरा, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए उसके पास। चौथा, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। तो हम ये 4 आदर्श नागरिक के गुण लिखेंगे, जिसमें हम हेडिंग दे करके लिखेंगे 2-3 लाइन करके। जिसमें पहला हेडिंग देंगे हम अच्छा स्वास्थ्य। आदर्श नागरिक है तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। तो हम पहले हेडिंग देते हैं अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य। तो अच्छा स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या लिखेंगे? आदर्श नागरिक में अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। आदर्श नागरिक में अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। आदर्श नागरिक में अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार, समाज और राष्ट्र की समुचित सेवा कर सकता है। समाज और राष्ट्र की समुचित सेवा कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति समाज पर भार स्वरूप होता है। अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो समाज पर भार स्वरूप होता है। वह अपने कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर पाता है। वह अपने कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर पाता है। वह अपने कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर पाता है। तो ये हो गया अच्छा स्वास्थ्य, पहला नंबर। दूसरा हम हेडिंग देंगे अच्छा चरित्र।
उच्च चरित्र, अच्छा चरित्र या उच्च चरित्र कह लीजिए। तो उच्च चरित्र में क्या, चरित्रवान व्यक्ति को ही आदर्श नागरिक कहा जा सकता है। चरित्रवान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पालन कर सकता है। मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उच्च चरित्र का जो गुण है वो अधिक महत्व रखता है। तो ये हम उच्च चरित्र में लेंगे। तो उच्च चरित्र में लिखेंगे चरित्रवान व्यक्ति को ही, चरित्रवान व्यक्ति को ही आदर्श नागरिक कहा जा सकता है। आम व्यक्ति को ही आदर्श नागरिक कहा जा सकता है। चरित्रवान व्यक्ति ही कठिन से कठिन, चरित्रवान व्यक्ति ही कठिन से कठिन, चरित्रवान व्यक्ति ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक पालन कर सकता है। अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक पालन कर सकता है। तो ये हमारा 2 हो गया, उच्च चरित्र और अच्छा स्वास्थ्य। अब हम तीसरा चलेंगे शिक्षा को लेकर के, यानी तीसरा हेडिंग देंगे हम क्या, तो शिक्षा, यानी आदर्श नागरिक में अच्छा स्वास्थ्य, उच्च स्वास्थ्य होना चाहिए और उच्च चरित्र होना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा है शिक्षा। शिक्षा आदर्श नागरिक जीवन की नींव होती है। शिक्षा क्या होती है, तो शिक्षा जो होती है वो आदर्श नागरिक जीवन की, आदर्श नागरिक जीवन की नींव, आदर्श नागरिक जीवन की नींव है, नींव होती है। शिक्षा आदर्श नागरिक की जीवन की नींव होती है। शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार का विनाश कर ज्ञान का प्रकाश करती है। शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार का विनाश कर ज्ञान का प्रकाश करती हैं। शिक्षा ही जो होती है वो अज्ञान के अंधकार का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करती है। नागरिक कभी भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। नागरिक जो है कभी भी आदर्श नागरिक कभी भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है, डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिक जीवन के, शिक्षा श्रेष्ठ नागरिक जीवन के वृत्तखंड की, शिक्षा श्रेष्ठ नागरिक के जीवन के वृत्तखंड की आधारशिला है। वृत्तखंड की शिक्षा जो है वो नागरिक जीवन के वृत्तखंड की आधारशिला है।
शिक्षा समान अवसर लाती है। शिक्षा समान अवसर लाती है, जो नागरिक जीवन का मूल तत्व है। शिक्षा समान अवसर लाती है, जो नागरिक जीवन का मूल तत्व है। ये बेनी प्रसाद ने कहा है। बेनी प्रसाद ने कहा है कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिक के जीवन के वृत्तखंड की आधारशिला होती है। शिक्षा समान अवसर लाती है, जो नागरिक के जीवन का मूल तत्व होता है। चौथा हम पढ़े लिखेंगे कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता के विषय में। तो कर्तव्य परायणता क्या है? तो कर्तव्य परायणता आदर्श नागरिक जीवन की कुंजी होती है। कर्तव्य परायणता जो है वो आदर्श नागरिक जीवन की कुंजी है। आदर्श नागरिक जीवन की आदर्श नागरिक जीवन की कुंजी है। श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के लिए श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के लिए कर्तव्य परायणता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।